हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ दिस वेपर प्रेशर लोअरिंग। वाष्प दाब अवनमन को हम किस तरीके से लैब्स में या प्रैक्टिकली ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम दो मेथड्स यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला स्टैटिक मेथड और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मैनोमेट्रिक मेथड। इस विधि में हम वाष्प दाब में अवनमन का निर्धारण एक विभेदी मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर की सहायता से करते हैं। आप देखें, डायग्राम आपके सामने दिया गया है। इसमें ये विभेदी मैनोमीटर है, मतलब मैनोमीटर में लगे हुए हैं, स्केल बनी हुई है और आप प्रेशर को डायरेक्ट स्केल के द्वारा पढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। और ये मैनोमीटर की एक भुजा इस बल्ब से जुड़ी हुई है जिसमें सॉल्वेंट लिया गया है। मैनोमीटर की दूसरी भुजा इस बल्ब से जुड़ी हुई है जिसमें सॉल्यूशन लिया गया है। और आगे ये दो वॉल्व कहें आप या नल कहें, जिसको हम खोल बंद कर सकते हैं, यहाँ लगे हुए हैं S1 और S2। और ये एक वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब अवनमन का ज्ञात करने का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पंप के द्वारा, वैक्यूम पंप के द्वारा जो भी इस पूरे एपरेटस के अंतर जो एयर उपस्थित है उसको हम निकाल देते हैं और इनको खोलकर, और जब वायु को हम निकाल देते हैं उसके बाद में हम इन बल्ब्स को बंद कर देते हैं। जब हम इन बल्ब्स को बंद करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यह द्रव के जो तल हैं वह ऊपर नीचे होते होते स्थिर हो जाएंगे। और जब द्रव के तल स्थिर हो जाएंगे तो हम उस रीडिंग को पढ़ लेंगे, दोनों साइड की रीडिंग को हम पढ़ लेंगे। और इसे द्रव के तलों के जो स्थिर द्रव के तलों के जो अंतर है वह डायरेक्टली किसके बराबर होता है, P माइनस PS के बराबर होता है, वाष्प दाब अवनमन के बराबर होता है। सिंपल यही प्रोसीजर है कि इसमें हम डायरेक्ट P माइनस PS वाष्प दाब अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं रीडिंग को पढ़कर। ठीक है, कि डायरेक्ट जो अंतर है वो किसके इक्वल है, P माइनस PS, मतलब वाष्प दाब अवनमन। अब इसके अंदर जो कमी है वो क्या है कि अंतर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कई बार उसको ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का के लिए तो हम इसका उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। इसका उपयोग हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए और हाई टेम्परेचर के पर ही इस विधि का उपयोग कर पाते हैं, मैनोमेट्रिक विधि, स्टैटिक विधि का। ठीक है, अब दूसरा है हमारा डायनामिक विधि, दैट इज वॉकर एंड ओस्टवाल्स मेथड। डायनामिक विधि, इस विधि के अंदर क्या करेंगे हम कि शुष्क वायु को पहले विलयन, फिर विलायक और फिर तीसरा विलायक की वाष्प को सोखने वाले किसी अभिकारक में से प्रवाहित करते हैं। मतलब प्रोसीजरल इसमें क्या है कि शुष्क वायु को हम पहले विलयन में से प्रवाहित करेंगे, फिर विलायक में से प्रवाहित करेंगे और फिर विलायक की वाष्प सोखने वाले किसी अभिकारक की में से प्रवाहित करेंगे। अब चूंकि हम जनरली विलायक जो है वो जल को लेते हैं, तो जल की वाष्प को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बहुत ही आसानी से सोख लेता है। तो वो अभिकारक क्या हो गया हमारा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है। तो एपरेटस क्या है हमारा, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, 3 बल्ब्स हैं जिसमें हमने विलयन लिए हैं, 3 बल्ब्स हैं जो इसमें हमने विलायक लिया है। ये इस तरीके का पूरा आप देखें ट्यूब्स है, और 3 आपकी ये यूट्यूब्स है जिसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, ये अभिकारक क्या हो गया, जल की वाष्प को सोखने वाला अभिकारक। तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, और इनको लेने के बाद में इन सबको क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इन सबको तोल लेंगे। जिसमें हम विलयन ले रहे हैं उन बल्ब्स को भी तोल लेंगे, विलायक ले रहे हैं हम उन बल्ब्स को भी तोल लेंगे, और कैल्शियम क्लोराइड जिसमें हम ले रहे हैं उनको भी हम तोल लेते हैं। मतलब ज्ञात मात्रा भर के उसमें ज्ञात मात्रा भरेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की। और इन जो बल्ब हैं इनको हम एक थर्मोस्टेट में रख देते हैं। ठीक है, इसको हम एक थर्मोस्टेट में रख देते हैं। और प्रोसीजर में क्या करेंगे, यहाँ से शुष्क वायु को हम प्रवाहित करेंगे। पहले विलयन के 3 बल्ब्स में से वो जाएगी, जिस तरीके से आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं। फिर वो विलायक के बल्ब्स में से जाएगी, जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं। और
वो विलायक के वाष्प को अवशोषित कर लेगी, पहले विलयन की वाष्प को अवशोषित कर लेगी, फिर विलायक की वाष्प को अवशोषित कर लेगी, और उसके बाद वह एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की जो ट्यूब्स हैं, मतलब जो ट्यूब्स हैं जिसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है, उसमें से उसको हम प्रवाहित करेंगे, और वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट की वाष्प को सोख के आई है वायु, उसको वो यहाँ पर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये तो प्रोसीजर हो गया। अब आपको देखें जो लिखा गया है, जो बताना चाह रही हूँ मैं, कि पहले 3 बल्ब्स में विलयन की, अगले 3 बल्ब्स में विलायक की, तथा यू ट्यूब्स में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की ज्ञात मात्राएं भर ली जाती हैं। ठीक है, हमने 3 बल्ब्स में विलयन की ज्ञात मात्रा भरी, अगले 3 में विलायक की ज्ञात मात्रा भरी, और यू ट्यूब्स में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की ज्ञात मात्रा भर ली। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया सबको हमने थर्मोस्टेट में रख दिया, और अब हम ड्रायर को प्रवाहित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब यह वायु विलयन के बल्ब में से प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन की वाष्प को अवशोषित कर लेती है। अब विलयन में से वाष्प का अवशोषण विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस के समानुपाती होता है। क्लियर, विलयन में से वाष्प का अवशोषण विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। अब यह वायु विलयन के बाद में किस में से प्रवाहित कर रहे हैं हम, विलायक के बल्ब में से गुजरती है, और अब यहाँ कुछ और वाष्प का अवशोषण करती है। अब यहाँ से विलायक में से जो वाष्प का अवशोषण किया है उसने, वह विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर P माइनस PS, जो विलायक का वाष्प दाब है और जो विलयन का वाष्प दाब है उनके अंतर P माइनस, और ये हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। क्यों होता है, इसको भी हम एक वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि विलायक में से वाष्प का अवशोषण विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर के समानुपाती होता है। क्लियर, 2 चीज हो गया हम यहाँ से। अब यह वाष्प युक्त वायु को हम कहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स में से निकाल रहे हैं। तो जो सारी वाष्प जो अवशोषित की गई है, तो वो जो वहां से विलयन और विलायक से अवशोषित की गई है वो यहाँ पे आकर अवशोषित हो जाती है, और प्रयोग के अंत में फिर हम क्या करते हैं, विलयन के बल्ब्स को यहाँ कैल्शियम क्लोराइड वाली ट्यूब्स में अवशोषित हो कि अब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। और एक्सपेरिमेंट के अंत में आप क्या करेंगे, विलयन के बल्ब्स को, विलायक के बल्ब्स को तथा यू ट्यूब्स को वापिस तोल लेंगे। पहले तोला हमने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट को खत्म करने के बाद में तोला। तो विलयन के भार में कमी किसके बराबर हुई, PS विलयन के वाष्प दाब के बराबर। विलायक के ट्यूब्स के भार में कमी किसके बराबर हुआ, जो वाष्प दाब अवनमन हुआ था P माइनस PS, उसके बाद समानुपाती। और विलयन प्लस विलायक के दोनों के जो कंबाइंड भार में कमी है वो किसके बराबर समानुपाती होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब। तो PS प्लस P माइनस PS किसके बराबर होगी, P विलायक के भार में कमी। ठीक है, P के बराबर हो गया वो प्रेशर के, हाँ, वाष्प दाब के बराबर। तो अब हमारी क्या होगी, भार में कुल कमी, जो विलयन और विलायक के भार में कुल कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी, P, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड की नलियों के भार में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जो वाष्प यहाँ शोषित की गई है, अवशोषित की गई है, वो किसके द्वारा अवशोषित की जा रही है आगे, कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की नलियों के द्वारा। तो जो भार में कमी आ रही है वह किसके बराबर होनी चाहिए, किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड नलियों के भार में वृद्धि के बराबर होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि किसके बराबर हो गई, यहाँ से देखें, इज प्रोपोर्शनल टू P। तो वाष्प दाब, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P माइनस PS अपॉन P, और P माइनस PS क्या है हमारा, विलायक के भार में कमी, और P क्या है हमें, हमारा कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, विलायक के भार में कमी अपॉन कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि, और P माइनस PS किसके बराबर हो गया, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, विलायक की जो ट्यूब्स है उनके भार में कमी के बराबर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज वेपर प्रेशर को ज्ञात करने की विधियां। थैंक यू सो मच।